नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद रवि सर में। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सामाजिक विज्ञान भाग 2 मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और वही सब कुछ लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज का जो पार्ट है वो अर्थशास्त्र को लेकर के है। इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बनाए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, खासकर हाई स्कूल के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सरल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को लेकर के। जीडीपी का फुल फॉर्म भी मैंने सामने लिख दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। इसके साथ साथ वैश्वीकरण क्या है, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण किस प्रकार से होता है, विश्व व्यापार संगठन किसे कहते हैं, क्या है, WTO इसको अंग्रेजी में कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। क्लियर। इसके साथ साथ परिवहन के साधन कौन कौन से हमारे देश में उपलब्ध हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हमारे देश में इस समय उपलब्ध है या चल रहे हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या हैं, कैसे हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, इसके साथ साथ कृषि कितने प्रकार की होती है। इन पूरे के पूरे 9 टॉपिक मैंने आज तैयार कराने हैं, मुझे आप लोगों के समक्ष रखने हैं। इसका मैंने नोट्स भी क्लियर कराया है। तो ये 9 टॉपिक हैं जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित बड़े आंसर यानी लघु उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय होता है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। 3 तरह के प्रश्न पूछाते हैं यूपी बोर्ड में, तो इसे आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की श्रेणी में रख सकते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं जिसमें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी जीडीपी है क्या। लोग कहते हैं कि देश की जीडीपी घट रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, इसका पूरा का पूरा मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यह है कि जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद जो एक ही दी हुई अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। यह एक आर्थिक संकेतक है जो देश के कुल उत्पादन की क्षमता को मापता है। इसके साथ साथ देश के हर व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल होता है। इतनी सारी चीजें इसमें शामिल होती है, तब जाकर के जीडीपी तैयार होता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण में देखिए इसमें हमने नोट्स बनाए हैं शॉर्ट में आप लोगों को समझने के लिए। हालांकि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसके जो है PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आने हैं या आप मान के चलिए। वैश्वीकरण, पिछले 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ कुछ देशों के मध्य विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसके साथ साथ तीसरा टॉपिक मैंने आपको जो बताया, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। इसमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसका कारण भी है, अगर ये विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध नहीं लगाते तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां थी वो सब नष्ट हो जाती। हमारे जो घरेलू उद्योग थे या जो भी छोटी मोटी इकाइयाँ थी वो सभी की सभी नष्ट हो जाती। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिए यह अनिवार्य माना गया है। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था तथा इस स्थिति में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने ही नहीं दे रही थी। जब विदेशी निवेश होता तो उसमें समस्याएं पैदा हो जाती, तो भारतीय उद्योग नहीं बढ़ पाते। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे मशीनरी, उर्वरक तथा पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति दी, जिसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं था।
सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को कई तरीकों से संरक्षण दे दिया। जो चौथा टॉपिक है वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, यह एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना था, जिससे एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके। विकसित देशों की पहल पर आरंभ किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। जुलाई 2016 के आंकड़ों के अनुसार आज विश्व के लगभग 165 देश इस संगठन के सदस्य हैं। साथ ही साथ जो पांचवा टॉपिक है उसमें यह है परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों में मित्रों, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर, जो भी सड़क की सक्षमता है भारत में, उसके आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य राजमार्ग, चौथा जिला मार्ग, पांचवा सीमांत सड़कें तथा छठा है रेलवे परिवहन, सातवां है जल परिवहन और आठवां है वायु परिवहन। ये इतने तरह के परिवहन के साधन हैं जिससे आयात निर्यात या व्यापार की जो प्रक्रिया है वो होती रहती है। तथा जो छठा पॉइंट है वो है कृषि आधारित उद्योगों का। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी, जूट, खाद्य तेल, रेशम जैसे उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। जब तक इनको खेत में पैदा नहीं किया जाएगा तब तक ये फसल किसी भी प्रकार के उद्योगों को, चीज़ों को नहीं डाल देंगे। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इन सभी प्रकार के उद्योग हैं। तथा जो सातवां टॉपिक है वो है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, जिसमें ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर बना दिया है। कुत्तों भगा दो तुम। भारत जल, धूप तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है, ये आप सबकी पता है। इसमें जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो साधन हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। साथ ही साथ जो आठवां टॉपिक है वो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या है? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, विद्युत है। ये सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। उपरोक्त संसाधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसमें कृषि का जो टाइप दिया गया है कि कृषि कितने प्रकार की होती, किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत देश की प्राचीनतम क्रिया है। आधुनिक समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नांकित कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो था वो था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि। ये जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है, ये तीनों टॉपिक, ये जो 9 टॉपिक हैं, ये 9 टॉपिक आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि वीडियो को स्किप मत करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फुली डेफिनाइड समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से क्या है। और इसके लिए अनिवार्य भी है कि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक कितना लेंदी है, कितना लॉन्ग होगा, कितना शार्ट में होगा, ये सारी चीज़ें उसी से क्लियर हो पाएंगी। अदरवाइज अगर आप 1 मिनट 2 मिनट ही वीडियो देख के चले जाएंगे तो ऐसे में आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको पूरा का पूरा देखा जाए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये नोट्स पहुंच सके। और साथ ही साथ सिलेक्शन विद रवि सर के नाम से मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप लोग सपोर्ट करिए। साथ ही साथ इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल मैंने बना रखा है, जिसमें मैं आपको इससे से संबंधित नोट्स को उपलब्ध कराऊंगा वीडियो पढ़ने के बाद। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।